Hi everyone, welcome to our Recoup Health YouTube page. Over here we discuss various health concerns, how to prevent, manage and treat through multidisciplinary action. Today we have Dr. Major Urvashi Shetty, who is a physician and have also worked for Indian Army. We have Ms. Sheetal Pasi, who is a nutritionist and holds a master's degree in public health nutrition. Today we are gonna talk about hypothyroidism. सो डॉक्टर उर्वशी, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी मिड 30s में हैं और मैं उनसे ये सुनती हूँ कि उन्हें थायराइड की इश्यूज है. सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंडीशन इज. देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है, ये हम सबके पास होता है और ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब इस थायराइड हार्मोन की मात्रा कम या अधिक प्रोड्यूस होती है तो वेरियस टाइप की थायराइड कंडीशंस उत्पन्न होती हैं, जिसे कम होने पर हाइपोथायराइडिज्म का नाम दिया जाता है और ज़्यादा होने पर हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है. इन कंडीशंस के सिम्टम्स अचानक से नहीं आते, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और इसका पता जल्दी नहीं लगता है. इनके सिम्टम्स काफ़ी सिंपल रहते हैं जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जैसे थकान होना या ऐसा कुछ, और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. तो ये धीरे 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 बढ़ते हुए एक एग्रेवेटेड फॉर्म ले लेते हैं. ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे और ऐसे दे नॉट फंक्शनिंग वेल? तो बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं इसको डायग्नोज करने के लिए. उससे पहले मैं बताऊं कि कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा सिक्रीट हो सकता है. जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन में, जैसे हाशिमोटोज थायराइडाइटिस का नाम दिया गया है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइडाइटिस और आयोडीन डेफिशिएंसी, जो हम सब वाकिफ हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट ने बहुत प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं आयोडीन का इंटेक बढ़ाने के लिए. तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो हम यूजुअली रिलेट नहीं करेंगे, पर हम सब कुछ ना कुछ कभी ना कभी फेस करते हैं. जैसे कि बात करें थकान होना, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को बहुत जल्दी और सबसे कॉमन, सबसे पहला आने वाला सिम्टम्स थकान हो सकता है कि उनकी बॉडी लेथार्जिक फील कर रही है, वो लेजीनेस फील कर रहे हैं और उन्हें कम काम करने पर भी हिम्मत नहीं है काम करने की, ऐसी फीलिंग आती है. इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, फ़ैन नहीं यूज़ करेंगे, एसी में नहीं बैठना चाहेंगे, उनको ठंड बेवजह ठंड, मतलब अगर नॉर्मल लोगों को नहीं लग रही, उन्हें ज़्यादा लगती है. सेंसिटिविटी, कॉन्स्टिपेशन होना, स्किन का ड्राई होना, हेयर थिनिंग होना, हेयर फॉल होना, पफी फेस होना, चेहरा काफ़ी पफी दिखता है, आवाज़ का टेक्सचर बदलना, मसल जॉइंट पेन्स कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट करेंगे वो पेशेंट्स कि आए दिन उन्हें बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है. और मोटापा आना, ओबेसिटी एक फीचर है, कॉमन फीचर है थायराइड के पेशेंट्स में. हार्ट रेट उनका स्लो रहता है. डिप्रेशन, उनके मूड स्विंग्स या डिप्रेस्ड फीलिंग रहता है उनको. लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं. नींद बहुत आती है उन्हें, भूख कम लगती है उन्हें, उसके बावजूद भी उनका वेट हायर साइड पे रहता है. सो जैसे कि डॉक्टर उर्वशी ने कहा कि वो वेट गेन होता है, आपका इस पे क्या कहना है? डॉक्टर उर्वशी ने बहुत ही सही बात की कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है, जिसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, वो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है. अब मेटाबॉलिज्म एक चीज़ है जो हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करती है. अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा बॉडी में कम है तो हमारा जो फैट ब्रेक डाउन होता है, हम फैट यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए या ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो उस प्रोसेस को किक स्टार्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमें थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है. और थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम होता है बॉडी में, सो जैसे साइंस एंड सिम्टम्स हो गए कि हमें बहुत इरिटेबिलिटी होती है, हमें थकान लगती है, तो हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में वो पेशेंट्स फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर नहीं पाते, उसके वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है. एंड उनकी एपेटाइट भी काफ़ी लो हो जाती है कोई किसी में, और दे आर वेरी इरिटेटेड, दे आर कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड. उनको ऐसा लगता है कि इफ यू आर इरिटेटेड, आप खाने में अपना सोलेस ढूंढना चाहते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा खाना खाने लगते हैं. ज़्यादा खाना से भी ज़्यादा वो ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खाने लगते हैं, और ये हाई कैलोरी फूड को डाइजेस्ट एंड इससे कम इस कैलोरीज बर्न करने के लिए हमें अगेन थायरॉक्सिन लगेगा जो हमारे बॉडी में है नहीं. तो एक साइकिल बन जाता है कि वो हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं बट उनकी बॉडी वो कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रही.
और इस साइकिल की वजह से उनका वेट गेन इंक्रीज होने लगता है, और जब ये वेट लॉस ज़्यादा इजीली कर नहीं पाते। सो इस वजह से थायराइड पेशेंट्स में वेट गेन की समस्या बहुत कॉमनली देखने मिलती है। बहुत सारे पेशेंट्स इस बात को लेके बहुत परेशान होते हैं कि उनका वेट बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूँगी। फीमेल्स में खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़ होना और मेमोरी इम्पेयर होना या फिर गॉइटर का होना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायराइडिज्म इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा इन्फेंट्स में, बच्चों में भी देखा गया है थायराइड का असर। अगर पेरेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाता है और उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो इन्फेंट्स जो होता है नवजात शिशु, उसमें भी बदलाव दिखते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस होना या फिर ग्रोथ नहीं होना या फिर मेंटल रिटार्डेशन होना, ये सब भी फीचर्स हैं थायराइड की वजह से जो हो सकते हैं। ओके, सो क्या कोई स्पेशलिस्ट टेस्ट है इसे डायग्नोस करने के लिए? ये बहुत सिंपल टेस्ट से डायग्नोस किया जाता है। क्लिनिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स की हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री भी इसमें कभी कभी पॉजिटिव रहती है, मोस्टली पॉजिटिव रहती है। और ब्लड टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट इंडिकेट कर सकते हैं उनका लिपिड लेवल्स रेज रहेगा, उनका शुगर लेवल डिरेंज हो सकता है। और अल्ट्रासाउंड और थायराइड हार्मोन के लेवल एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल थायराइड डिसऑर्डर से डील कर रहा है। ओके, सो कोई मतलब डाइट के थ्रू क्या हम इसे कंट्रोल या फिर इसे एट इनिशियल स्टेज उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं फ्रॉम डाइट पर्सपेक्टिव? सो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट जो मेडिकल तौर पे आता है वो है कि हम थायराइड हार्मोन के टैबलेट्स देते हैं। सो सबसे बड़ी बात हमें देखना चाहिए कि वो थायराइड हार्मोन के टैबलेट्स में से थायराइड हार्मोन अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो बॉडी में। उसके लिए हमें ये थायराइड हार्मोन की टैबलेट्स 40 मिनट पहले खानी है अपने खाने से, क्योंकि अगर हम खाने के साथ खाएंगे तो इसके अब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस होता है। तो हमेशा 40 मिनट पहले खाएं ये टैबलेट अपने खाने से, और जनरली सुबह खाएं, खाली पेट खाएं, और एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए, उसी टाइमिंग पे खाने, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कंडीशन जल्दी कंट्रोल में आ सकती है। फूड आइटम्स होते हैं जो इस थायराइड हार्मोन के अब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिसमें कॉलीफ्लावर, गोभी, पत्ता गोभी एंड ब्रोकली, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कच्ची नहीं खानी है, पका के खा सकते हैं आप, बट कच्ची खाने में इनमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के साथ भी। नेक्स्ट इज़ कि हमें ज़्यादा अचानक से फाइबर नहीं बढ़ाना है अपने खाने में। अगर आप अचानक से फाइबर बढ़ा दिए, वो भी ऐसा फाइबर जो इनसोल्यूबल फाइबर हम बोलते हैं, जो मोस्टली हस्क के फॉर्म में आता है, और बहुत जन वेट लॉस के लिए फाइबर बढ़ाते हैं एंड बहुत ही जल्दी बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी इंटरफेयर कर सकता है थायराइड हार्मोन के अब्जॉर्प्शन में। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम ये सारी चीज़ें ना खाएं। डाइट के साथ साथ वेट मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा, पर उसके अलावा स्लीप हाइजीन, इस पे फोकस करना, फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर करना कि फिजिकल एक्टिविटी हो, इन सब चीज़ों को भी मेडिसिन के साथ साथ करना ज़रूरी है अगर थायराइड डिसऑर्डर को डील करना है और वेट मैनेजमेंट करना है। ओके, जैसे शीतल ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं कि मेडिसिन, तो क्या ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है? थायराइड ये मेडिसिन कुछ और नहीं, ये रिप्लेसमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन है। हाइपोथायराइडिज्म में जब थायरॉक्सिन नहीं बनता है शरीर में तो उसे एक्सटर्नली दिया जाता है। जब एक्सटर्नली दिया जाता है, अगर आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अच्छा है, आप अगर वेट गेन नहीं होने दे रहे हैं और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर कर रहे हैं, तो इसका डोजेज ग्रेजुअली कम किया जाता है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड कम होती जाती है। पर अगर हम इसको नहीं फॉलो कर पाते हैं तो इसकी डोजेज लोगों में बढ़ाई जाती है, तो सो दैट वो उससे कोप अप कर पाएँ। तो इसको बंद तो नहीं किया जा सकता, पर इसका डोजेज ज़रूर कम हो सकता है अगर आप इंटरवीन करें, अगर आप फिजिकली खुद एक्टिव रहें और खुद आप इसको मॉनिटर करें। ओके, सो जैसे डॉक्टर उर्वशी कह रहे हैं कि डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, सो आपका क्या राय होगी कि कैसे डाइट को क्या करना चाहिए डाइट के हिसाब से कि लोग फॉलो करें और फिर वो जो डोसेज है वो कम हो या फिर कंट्रोल में आए? सो बेसिकली डाइट में हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट खानी है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब कि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज लगती है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज सस्टेन करने के लिए, उससे थोड़ा कम खाना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने आप को स्टार्व करना है या फास्ट पे जाना है, सिर्फ थोड़ी न्यूट्रिएंट, थोड़ी कुछ
चीज़ें चेंज करके हम कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं। तो उसका ये मतलब है कि हमें एक बैलेंस मील खाना है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कार्ब के सोर्सेज लेंगे। तो हमें रिफाइंड कार्ब नहीं खाना, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब इज हमारी वीट की रोटी, राइस, ये सारी कॉम्प्लेक्स कार्ब है। सिंपल कार्ब्स में मैदा आ जाता है, मैदा से बने हुए ब्रेड, ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो हमें वो नहीं खाना, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है। हर मील के साथ ये में इंश्योर करना है कि एक प्रोटीन कंपोनेंट हो, तो पल्सेस हो गए, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग हो गया, दाल, ये जो चीज़ें हम नॉर्मली खाते हैं इंडिया में, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली हर खाने में दाल, पल्सेस, कुछ ना कुछ प्रोटीन कंपोनेंट रहता ही है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, दही हो गए, ये सारी चीज़ें हमें अपने डेयरी डाइट में इंक्लूड करनी है। और हमें सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ानी है। तो WHO जैसे कहते हैं कि 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए डाइट में। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम वो चीज़ें इंक्लूड करें अपने डाइट में। गुड फैट सोर्सेज इंक्लूड करने हैं, तो उसके लिए हमें नट्स जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, कुछ सीड्स होती हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज़ कि हमें पानी का इंटेक देखना है कि पानी का इंटेक काफ़ी अच्छा हो, कि अगर पानी का इंटेक अच्छा नहीं है तो आप बहुत बार क्रेविंग्स उत्पन्न होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये हमेशा इंश्योर करें कि 2 से 2.5 लीटर पानी आप दिन में पिए। और ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लीजिए, उसके बाद 3-4 घंटे बाद 1 लीटर पानी पीजिए, ऐसा नहीं। थ्रू आउट द डे आपको सिप्स ले लेके वो पानी ख़त्म करना है, 2 to 2.5 लीटर्स। नेक्स्ट इज़ कि हमें खाने के टाइमिंग्स, प्रॉपर खाने के टाइमिंग्स पे कोई मील स्किप नहीं करना है। एंड फिजिकल एक्टिविटी के भी टाइमिंग्स एंड रूटीन बना के रखने चाहिए। ये थायराइडिज्म है, इससे क्या कोई चांस है कि हमें कोई और डिसीज हो सकती है, या फिर इज इट अ लाइफ थ्रेटनिंग? इसका एक कंडीशन है मिक्सिडीमा, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर ये डायग्नोज ना करें और कांस्टेंट हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट में कोई रहे, तो वो कभी कभी सीधा कोमेटोज कंडीशन में आ सकते हैं। तो इसे नाम दिया गया है मिक्सिडीमा कोमा। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी, ये इसका कॉम्प्लिकेशन रह सकता है। बच्चों में ग्रोथ नहीं होना, शॉर्ट स्टेचर का होना, IQ इम्पेयर्ड होना, इंटेलिजेंस इम्पेयर होना, मेमोरी फंक्शन इम्पेयर होना, ये सब इसके इल इफेक्ट्स हैं जो थायराइड को करेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहिए? और हमें कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो सबसे बड़ा इफेक्ट या तो कॉज या तो इफेक्ट हमारा सर्काडियन रिदम का डिसबैलेंस होना होता है। सर्काडियन रिदम एक 24 आवर की क्लॉक होती है जो बॉडी खुद की क्लॉक मेंटेन करता है। तो टाइम से सोना, टाइम से उठना, अगर ये सारी चीज़ें हम मेंटेन रखें तो सर्काडियन रिदम मेंटेन रहता है। बट जैसे कि आजकल की लाइफस्टाइल है, हमारा कैफीन कंजप्शन हाई है, या फिर हम सोने से थोड़े ही देर पहले हमारा डिनर करते हैं एंड हम सोने चले जाते हैं, जिससे हमारा स्लीप क्वालिटी पे भी इफेक्ट होता है एंड क्वांटिटी पे भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि हमारा सर्काडियन रिदम है वो हमेशा मेंटेन रहे, हमारे मील टाइमिंग्स मेंटेन रहे, हमारा स्लीप टाइमिंग मेंटेन रहे एंड फिजिकल टाइमिंग्स मेंटेन रहे। तो हमेशा एक क्लॉक के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल प्लान कीजिए। एंड अगर वो क्लॉक सस्टेन रहेगी, मेंटेन रहेगी, तो आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर उर्वशी एंड थैंक यू मिस शीतल। जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर द पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो इट इज़ हेल्पफुल टू देम, फॉर देम एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज़ डू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।